हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है और दोस्तों इसमें हमने अपना पहला चैप्टर भी शुरू कर दिया था, वर्णमाला दोस्तों। ठीक है, जिसकी हम 2 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है दोस्तों। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम दोस्तों क्लास 3 में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्लास 3 में दोस्तों ये चैप्टर हमारा वर्णमाला का पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों किसी भी एग्जाम में आप देखोगे आपका वर्णमाला का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप डेली क्लास लिया करो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों किसी कारणवश मैं आपकी डेली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको बीच में 1 या 2 दिन का गैप मिलता है, तो आप उसमें जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, आप देखोगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और दोस्तों कुछ ही दिनों में मैं आपकी रेगुलर क्लास लेनी शुरू कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, और दोस्तों ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी हिंदी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पिछली क्लास में हमने कहाँ लास्ट किया था। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने यहाँ पर लास्ट किया था उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन पर। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से समझा था और दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 3। तो अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे संयुक्त व्यंजन से। ठीक है, अपने नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। पहले इसको समझेंगे संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं, यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। किन्हें कहते हैं, यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आपके सामने हैं, 6, त्रय, ज्ञानी, श्रेय। ठीक है दोस्तों, ये चारों क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। अब आप कहोगे सर दो व्यंजन एक ही स्वर में कैसे, 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे कैसे बोले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपको ये 6 है, ठीक है, तो मैं इसको तोड़ूंगा। जब इसको तोड़ूंगा तो किस तरीके से टूटेगा दोस्तों, ये के हलंत प्लस से, मतलब ये 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, एक ही स्वर में बोले जा रहे हैं। मतलब इन दोनों को मिला के मैं क्या कह रहा हूँ, 6 क्या कह रहा हूँ, 6 कह रहा हूँ। मतलब एक ही स्वर में बोले गए या नहीं, ये आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या संयुक्त हुए, ये संयुक्त होकर क्या बोला मैंने इनको, 6। तो इसलिए 6 क्या कहा गया, संयुक्त व्यंजन कहा गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है। जैसे दोस्तों आप इसे देखेंगे, इसे आप देखोगे तो दोस्तों ये किस में टूटा, तय हलंत प्लस रे में। ठीक है, तय हलंत प्लस रे में। अब दोस्तों 2 व्यंजन है ये, एक तय और एक रे दोस्तों। इनको मैंने एक ही स्वर में बोला, एक ही स्वर में क्या बोला मैंने, इन दोनों को मिला के संयुक्त करके क्या बोला मैंने इनको, त्रय। क्या बोल दिया, त्रय। तो मतलब ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन हुआ। क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन हुआ दोस्तों। इसी प्रकार इसको देख सकते हैं आप, इसको मैंने तोड़ा तो से हलंत प्लस रे में। तो दोस्तों ये 2 व्यंजन है, इसने ये बोला था 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे, तो 2 व्यंजन ये से और रे, इनको दोनों को एक साथ जब मैंने बोला एक ही स्वर में, तो क्या बोला मैंने, श्रेय। क्या बोला मैंने, श्रेय। तो इसलिए क्या कहा गया, इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जान गए आप इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछ सकता है, निम्न में संयुक्त व्यंजन है, वो हमको पहचानना होगा। वो 4 ऑप्शन आपको देगा। जैसे ऑप्शन ए आपको डाल देगा कै, ऑप्शन बी डाल देगा चे, ऑप्शन सी डाल देगा
कुछ भी दे सकता है, वो ले दे सकता है, ऑप्शन डी डाल देगा दोस्तों। ठीक है, आपको अगर पता होगी तो आप एकदम पहचान लोगे, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। आपसे इनका ये भी पूछ सकता है कि ये 6 किसके योग से बना है, किसके योग से बना है। चार ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन ए क्या हलंत, प्लस सै पे भी हलंत लगा देगा। वो ऑप्शन इस तरीके से देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगले दे देगा क्या हलंत प्लस सै। ऑप्शन सी आपको दे देगा क्या हलंत प्लस सै। दोस्तों यहाँ से आप पहचान लोगे किसके योग से बना है, आप एकदम पहचान दोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से पहचान लोगे जब आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से वो इसको भी पूछ सकता है, इसको भी पूछ सकता है और इसको भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा ये 6 कौन सा वाला होता है, जैसे आप कक्षा लिखते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला ही तो होता है ये। अब ये क्या होता है, त्रय। आपने त्रिभुज देखा कभी लिखा हुआ। ठीक है, तो ये वाला त्रय होता है। ये क्या होता है, ज्ञानी आपने लिखा होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, श्रमिक आपने लिखा होगा दोस्तों। क्लियर है, कहाँ यूज होते हैं इनका तो पता ही है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम आगत व्यंजन को। ठीक है, आगत व्यंजन को, जैसे आपने आगत स्वर पढ़ा था दोस्तों, ऐसे ही आगत व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कितनी संख्या होती है इनकी और कौन कौन से होते हैं ये। तो आगत व्यंजन मतलब, आगत का मतलब आया हुआ। कहाँ से आया हुआ, अरबी और फारसी से, अरबी और फारसी से आया हुआ दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 2 है। कौन सी है, ये दोनों आप देख सकते हैं। क्लियर है, और कुछ इसके बारे में आपको जानना नहीं है, बस आपको ये याद रखना आगत व्यंजन कौन से हैं, ये हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में आगत व्यंजन है। ऑप्शन ए डाल देगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरीके से डाल देगा दोस्तों। आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये नुक्ता दिखाई दे रहा है नहीं आपको। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी पहचान भी होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, पहचान होती है। और आपसे पूछे कहाँ से आए हुए हैं ये, तो आपको याद रखना अरबी फारसी से। ठीक है, आगत व्यंजन कहाँ से आए हुए हैं, अरबी फारसी से दोस्तों। इनकी पहचान क्या है, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। ध्यान रखना, एक तरीके से बिंदा लगा होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होगी सारा खेल दोस्तों, यहाँ से शुरू होगा। बहुत अच्छे समझेंगे एक एक बात को, और एक एक बात को मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जिस भी स्टूडेंट ने इसको याद किया है उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों अगर किसी ने याद नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा इसको 4-5 बार अपनी कॉपी पे लिख लें, लिख कर देखें दोस्तों, और आपके कंप्लीट याद हो जाना चाहिए। आपको एग्जाम में जाकर परेशानी नहीं पड़ेगी कहीं भी। ठीक है, इससे मैं आपको सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्या अघोष होता है, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके इसके बारे में कुछ समझा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे ये पहला वर्ग है। ठीक है, इसके ऊपर पहला लिखा है। ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ तक 5 वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या वर्ग कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये कैसे शुरू हुआ है, तो ये क्या है,
कै वर्ग है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं च वर्ग कौन सा है, तो आप कहो सर ये च से शुरू हुआ है, ये च वर्ग है। मैं आपसे पूछूं ट वर्ग कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये च से शुरू हुआ है, ये च वर्ग है। मैं आपसे कहूं त वर्ग कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये त से शुरू हुआ है, ये त वर्ग है। मैं आपसे पूछूं प वर्ग कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये प से शुरू हुआ है, ये प वर्ग है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को भी? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? आप कहोगे सर क्लियर हो गया। ठीक है, हमको इसी तरीके से याद रखना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की दोस्तों। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हेडिंग डालिए प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, यह हेडिंग डालिए। डाल दी। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार हैं दोस्तों, दोनों को नोट करेंगे। 2 प्रकार हैं, कौन से? एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, कौन से? एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। दोस्तों क्लियर है? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अल्प प्राण, इतना बना लिया दोस्तों। इसके बाद पहले हम अल्प प्राण को क्लियर करेंगे, फिर हम महाप्राण को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए अल्प प्राण। अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिखेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या है अल्प प्राण? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं। इतना लिख लिया दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे क्या नोट करेंगे आप? अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इतना लिख लिया। अब आपको बता दूं मैं अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जब आपको ये याद होगी तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है पहला, तीसरा, पांचवा। ये पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग जो है ये क्या है दोस्तों? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या है? ये अल्प प्राण है। क्या है ये? अल्प प्राण है दोस्तों, याद रखेंगे। क्लियर है? प्लस अंतस्थ व्यंजन, 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से? य, र, ले और व। ये क्या है दोस्तों? अल्प प्राण प्लस सभी स्वर जो होते हैं 11 जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा वो जो बताए थे दोस्तों, 11 के 11 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है? अल्प प्राण क्लियर हो गया? कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग प्लस चारों अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। ये क्या है? ये
अल्प प्राण है दोस्तों, क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अल्प प्राण में कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अब कैसे याद रखना है? ए मतलब पहला, ए मतलब पहला और फिर एक छोड़ के आपको याद रखना। अल्प प्राण में पहला, फिर एक छोड़ के, फिर अगला, फिर एक छोड़ के, फिर अगला। मतलब पहला था, फिर दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा छोड़ा, फिर पांचवा। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है क्या है? ये अल्प प्राण है। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? वो भी अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं महाप्राण पर दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे? महाप्राण, महाप्राण। ठीक है दोस्तों, महाप्राण में लिखेंगे जिन व्यंजन वर्णों में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये महाप्राण होते कौन से हैं? क्लियर है? यहाँ तक उतार लिया दोस्तों? उतार लो यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छे तरीके से नोट्स मेंटेन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर महाप्राण होते कौन से? इनमें अल्प प्राण तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। महाप्राण, ठीक है दोस्तों। अब हमने अल्प प्राण जो थे वो कौन कौन से वर्ग थे? पहला, तीसरा, पांचवा। दोस्तों महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा। दोस्तों महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा वर्ग, ठीक है। और इसके साथ ऊष्म व्यंजन, कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? आपको पता होगी, मैं बता चुका हूं ये भी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? महाप्राण है। क्या है दोस्तों? ये महाप्राण है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अल्प प्राण और महाप्राण में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपसे पूछा जाएगा, बता दोगे या नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, आराम से बता दोगे, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, आपको पता होना चाहिए जिसमें श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क्या आप बोलोगे? कै आप बोलोगे श्वास वायु कम मात्रा में निकल रही होगी, ठीक है। उसी प्रकार आप खे आप बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा श्वास वायु अधिक मात्रा में निकल रही है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, निम्न में अल्प प्राण है। चार ऑप्शन आपको देगा, कै, खे, घे, फे। ठीक है दोस्तों, क्या देगा आपको? ये चार ऑप्शन आपको दिए, आपसे पूछ लिया निम्न में अल्प प्राण है। अगर आपको पता होगा, अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। पहला वर्ग जो आता है वो अल्प प्राण में आता है, मतलब कि हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आप डालेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे सघोष और अघोष करेंगे अब कंप्लीट, ठीक है। अब डालो आप हेडिंग घोषत्व या स्वरतंत्री में कंपन के
के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। कितने होते हैं इसके भी? 2 होते हैं दोस्तों। कितने? 2 होते हैं। सबसे पहले अघोष व्यंजन, अघोष, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सघोष, सघोष या घोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन दोस्तों, ठीक है। घोषात्मक या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों कितने प्रकार? 2। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष या घोष दोस्तों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे इसको कंप्लीट, अघोष को दोस्तों, ठीक है। अघोष, इसको डालेंगे और इसमें लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं अघोष? ये तो देख लो, जैसे हमने अल्पप्राण और महाप्राण को देखा था। देखो दोस्तों, इनको भी अच्छे से देखो, अघोष, ठीक है। कौन से थे? अघोष दोस्तों। कौन कौन से होते हैं ये याद रखेंगे। पहला और दूसरा वर्ग ये क्या होते हैं? पहला और दूसरा वर्ग क्या होते हैं? ये अघोष दोस्तों, याद रखेंगे। पहला और दूसरा वर्ग क्या होते हैं? अघोष होते हैं। प्लस से, और ये तीनों से दोस्तों, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं ये? अघोष होते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सघोष की। सघोष या घोष, ठीक है दोस्तों। अब इसमें लिखें बिल्कुल उसी की तरह, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब देखेंगे ये होते कौन कौन से हैं, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अब देखेंगे ये होते कौन कौन से हैं, सघोष या घोष, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं अच्छे से देखेंगे। सघोष या घोष दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप देख चुके हो ये पहले दो वर्ग जो थे वो क्या थे? अघोष थे। तो मतलब बाद के 3 जो बचे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? सघोष या घोष व्यंजन दोस्तों। प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले
और बै दोस्तों। प्लस है क्या है, आपसे पूछा जाए है क्या है, तो आपको बताना है सघोष या घोष दोस्तों। प्लस सभी स्वर, ये क्या होते हैं, सघोष या घोष दोस्तों। कौन कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग क्या होते हैं, सघोष या घोष दोस्तों। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन को भी क्या बोला जाता है, सघोष या घोष दोस्तों। और सभी स्वर जो होते हैं ये भी घोष या सघोष दोस्तों। क्लियर, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण में कोई दिक्कत, घोष सघोष में कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपकी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये भी समझ लीजिए। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये पूछा जा सकता है, जिन व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कंपन करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दे देगा वो, अल्प प्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी सघोष। सघोष दे सकता है, घोष दे सकता है इसकी जगह। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से, आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्वर तंत्रियां किसमें कंपन करती हैं उच्चारण के समय, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सघोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे इनके उच्चारण स्थान, मतलब दंत से कौन सा बोला जाता है, कंठ से कौन सा बोला जाता है, मूर्धा से कौन सा बोला जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ये सब क्लास में ही याद करा दूं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये सब कुछ याद रखना होगा दोस्तों। ये तो आपके याद होना ही चाहिए दोस्तों, जिसके भी याद नहीं है वो 2-3 बार प्रैक्टिस करे दोस्तों, कॉपी पे लिख लिख कर प्रैक्टिस करे बार बार, उसके याद हो जाएगा बहुत आसानी से जिंदगी भर के लिए दोस्तों। कभी नहीं भूलोगे आप, अगर एक बार आप लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब आपके याद होगा और आप एग्जाम में जाते हो, इससे आपके कितने भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपके याद है तब दोस्तों, नहीं तो इतना सारा कहाँ तक रटोगे आप, कंठ से कौन सा होता है। अगर आपके याद होगी तो आसानी से आप पता लगा लोगे कंठ से कौन सा बोला जाता है, मूर्धा से कौन सा, दंत से कौन सा। दोस्तों कैसे पता लगाओगे ये अब देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप क्या देखेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ ये कितने वर्ण हैं, आप कहोगे सर 25। इनको क्या कहा जाता है, ये कौन से थे, स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। ये कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 के 25 दोस्तों। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन इनको बोल देते हैं। ठीक है, अब इनके उच्चारण स्थान देखेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या याद रखना है, आपने देखा होगा गाड़ी होती है KTM। ठीक है, मैं किसी से कह रहा हूं KTM 2 दोस्तों। ठीक है, मैं किसी से कह रहा हूं KTM 2, तो आपको क्या याद रखना है, KTM 2, मुझे KTM 2 दोस्तों। क्या याद रखना आपको, KTM 2। आपको KTM 2 याद होगा तो आपको इस तरीके से लिख देना है, KTM 2। ठीक है, क्लियर है। के का मतलब क्या है, के का मतलब है कंठ, के से कंठ। ठीक है, टी का मतलब क्या है दोस्तों, तालु। एम का मतलब क्या है, मूर्धा, एम मतलब मूर्धा। डी का मतलब क्या है, दंत, डी का मतलब दंत। ओ का मतलब ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद है।
तो आप आसानी से याद रख सकते हो। KTM 2 आपने याद करा, मतलब पूरा कै वर्ग ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? पूरा कंठ से बोला जाता है। और पूरा च वर्ग टी मतलब तालु से बोला जाता है। ठीक है, कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। और पूरा ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ये एम मतलब मूर्धा से बोला जाता है। और डी मतलब तैवर कहाँ से बोला जाता है? डी मतलब दंत से बोला जाता है। और ये पैवर कहाँ से बोला जाता है? ओ मतलब ओष्ठ से बोला जाता है। तो इतना आपके क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ये के मतलब कंठ लिख पा चुका हूं दोस्तों। टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धा, ठीक है, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। KTM 2 बस आपको ये याद रखना है और कुछ आपको याद नहीं रखना। बहुत आसानी से आप इनके उच्चारण स्थान पता लगा सकते हो सभी के दोस्तों। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, गह कहाँ से बोला जाता है? आप कह दोगे कंठ से। गह कहाँ से बोला जाता है? कंठ से दोस्तों। बोल लूँ ये कहाँ से बोला जाता है? टे। आप कह दोगे मूर्धा से दोस्तों। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको क्या याद रखना है? बस आपको याद रखना है KTM 2, ठीक है। ये पूरा वर्ग कहाँ से है? कंठ से दोस्तों। ये तालु से, टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धा से, ये पूरा, ये डी मतलब दंत से, ये पूरा मतलब ओष्ठ से दोस्तों। बताओ कुछ याद करना था क्या यार? बिल्कुल आसानी से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताना है, ठीक है। मैं अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब क्या देखेंगे हम? एक बात और आपको याद रखनी है, ये पंचम वर्ण को दोस्तों, इसको पंचम वर्ण को नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? आपसे क्वेश्चन में कहेगा निम्न में नासिक्य व्यंजन है। 4 ऑप्शन आपको देगा, कै, दे, ते, ने, ठीक है। बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो दोस्तों। अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से पता लगा दोगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब ये कहाँ से बोले जाते हैं पंचम वर्ण दोस्तों? ये नाक से भी बोले जाते हैं दोस्तों। कहाँ से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम वर्णमाला को खत्म ही कर देंगे जड़ से। और दोस्तों विश्वास रखिए, जब हम कल 160 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो भी नॉलेज मुझको देनी होगी, जो मान लो एक आध कोई पॉइंट छूट जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। वहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा और एक एक क्वेश्चन में जो भी नॉलेज अच्छी होगी दोस्तों वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है उनको और बात कर लेता हूं एक बार में, ठीक है। एक अनुस्वार था, ठीक है। अनुस्वार दोस्तों, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? आपको पता है बिंदी लगी होती है ऊपर। एक होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं अनुस्वार को, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, अनुस्वार के बारे में, ठीक है। अयोग भाग कितने थे हमारे? एक तो अनुस्वार था, एक विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोग भाग कहते हैं, ठीक है। वहां भी हमने सीख लिया था। और एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा
कंकड़। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या लग रहा है, अनुस्वार। जैसे मैंने लिखा चंचल, एक एक बात को अच्छे समझेंगे, ये क्या लग रहा है, अनुस्वार। तो ये दोस्तों कहाँ से बोले जाते हैं, ये क्वेश्चन ये भी बना है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है तो कहाँ से बोले जाते हैं, नासिक, नासिका मतलब नाक से। इसका उच्चारण क्या है, उच्चारण स्थान नासिक्य मतलब नाक से उच्चारण। कहाँ से होता है इसका उच्चारण, नाक से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे विसर्ग को। विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। अब विसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, विसर्ग कहाँ पे लगता है। जैसे आपको लिखना है अतः, आपको लिखोगे अतः, तो आप इस तरीके से लिखोगे ना, ये क्या लगा, विसर्ग दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ होता है, विसर्ग दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने लिखा प्रातः, तो ये क्या है, विसर्ग। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो आपको याद रखना है इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। क्लियर है। अब आगे चलेंगे, एक होता अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ये बिंदा जो लगा होता है, चांद, चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु जो होता है, अब इसे आप देखेंगे, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। आपको याद रखना है, जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ आंख, आपने देखा होगा ऊंट, आपने देखा होगा लिखा हुआ चांद, तो ये याद रखना है, ये क्या है, चंद्र बिंदु है दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, चंद्र बिंदु है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कि किस शब्द में चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, इसका उच्चारण स्थान याद रखेंगे, इसका उच्चारण होता है नाक प्लस मुंह से, इसका उच्चारण होता है नाक प्लस मुंह की सहायता से। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। आगे चलेंगे, कहां से होता है इसका उच्चारण, नाक प्लस मुंह से। ठीक है, इसका चंद्र बिंदु का उच्चारण कहां से होता है, अनुनासिक का, नाक प्लस मुंह से। अब आगे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, निरुनासिक, निर्नुनासिक, नासिक। ठीक है, इसका बस एक पॉइंट आपको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। आज हम खत्म ही कर देते हैं दोस्तों, बार बार बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएंगी फिर अच्छा नहीं लगता, तो 3 क्लास में हम खत्म कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया, अच्छे से पढ़ते रहिए, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करते रहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक इसमें होता है युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है दोस्तों, युग्मक ध्वनियाँ ये क्या होती हैं दोस्तों, ये भी अच्छे समझेंगे। इसमें पहले लिख लेंगे, लिखते ही आपको सब पता चल जाएगा। जब किसी शब्द में एक ही वर्ण
एक ही वर्ण दो बार कैसे? एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाए तो ऐसी स्थिति को द्वितत्व होना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार, मतलब एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? द्वितत्व कहा जाता है दोस्तों। कैसे? जैसे आपसे बोल जाए दिल्ली, तो मतलब एक बार ले पूरा और एक बार आधा। ठीक है, एक ही वर्ण, एक ही है ना, ले है ना, एक ही वर्ण एक बार आधा आ जाए और एक बार पूरा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्वितत्व होना कहते हैं, मतलब दो तत्व। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रसन्नता, देखो एक बार आधन है एक बार पूरन है, मतलब एक ही वर्ण है और एक बार आधा है और एक बार पूरा है, उसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि। जैसा आपसे कहे दिक्कत, आपसे कहूं मन्नत, ठीक है, तो मतलब एक ही वर्ण एक बार आधा है और एक बार पूरा है तो उसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, या उसको क्या कहते हैं? द्वितत्व कहा जाता है। जैसे आपसे पूछे निम्न में द्वितत्व है, ऑप्शन ए दे देगा आपको संबल, ऑप्शन सी आपको दे देगा मन्नत, सॉरी ऑप्शन सी आपको दे देगा कुछ भी दे सकता है, जैसे शंकर, ऑप्शन डी आपको दे देगा ये दे देगा। ठीक है, तो इसमें द्वितत्व पूछा गया है। तो दोस्तों द्वितत्व का मतलब युग्मक ध्वनियां, युग्मक ध्वनि का मतलब है एक ही वर्ण एक बार आधा है और एक बार पूरा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्वितत्व होना कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक बात को और समझ लेते हैं। वर्ण विच्छेद दोस्तों, वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे समझेंगे इसको। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द में सभी वर्ग को अलग अलग करना दोस्तों। जैसे कोई शब्द दिया है, क्या लिख लेंगे? इसमें लिख लेंगे किसी शब्द में सभी वर्ण को अलग अलग करना। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। मान लो कोई भी वर्ण है, कोई भी शब्द है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो वर्ण है उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे दिया महल, आपसे कह दिया इसका वर्ण विच्छेद करिए या इसका वर्ण विच्छेद पहचानो। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे दोस्तों, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो या नहीं? आप कहोगे सर हमसे तो नहीं पहचाना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था व्यंजन, मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया था कोई भी व्यंजन हो, जैसे क्या व्यंजन है दोस्तों, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आप कहोगे सर इसमें हलंत लगा दो प्लस ए, इस तरीके से तोड़ेंगे। किसी को भी तोड़ लो, जैसे मुझको ले को तोड़ना है तो आप कहोगे सर ले पे हलंत लगा दो और इसमें छुपा होता है ए स्वर, इसमें छुपा होता है। ठीक है, क्लियर है?
आप कहोगे सर क्लियर है। जैसे मैं को कहूँ मैं को तोड़कर बताओ, तो आप कहोगे सर मैं पे हलंत लगा दो और ए बाद में स्वर लगा दो। ठीक है, इस तरीके से टूटता है कोई भी व्यंजन, आपको पता है। अब दोस्तों मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे कहूं इसको तोड़ो, आप सु को तोड़ो। ठीक है, इसको तोड़ो, तो आपको किस तरीके से इसको तोड़ना है। आपको पता है से पे हलंत लगाऊंगा, अब ए नहीं लगाना, अब ए नहीं लगाना क्योंकि इसके साथ उ लगा हुआ है, तो प्लस उ इस तरीके से टूटेगा। ए नहीं लगाना क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर आया है इसमें, तो उ में टूटेगा। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं के, इसे तोड़ना आपको, तो आप कहोगे सर कै पे हलंत प्लस ये किसकी मात्रा होती है, बताओ किसकी मात्रा होती है। शुरू में मैंने पढ़ाया था, जब हमको स्वर पढ़ाया था, तो ये किसकी मात्रा होती है, इसकी। तो ये इस तरीके से टूटेगा। क्लियर, क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको तोड़ो, तो आप कहोगे सर कै के नीचे हलंत लगाओ प्लस एक मात्रा है, तो इसका मतलब ए। इस तरीके से टूटेगा या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे इसे तोड़कर बताओ, तो आप कहोगे सर मैं के नीचे हलंत, क्योंकि इसमें तो स्वर साथ में है ना, ये स्वर ही तो है, स्वर की मात्रा तो है ये। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, तो ए की मात्रा लगा दी। बस इस तरीके से टूटेगा ये। क्लियर है या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है। जैसा अब मैं आपसे कहता हूं, अब आप तोड़िए, अब वर्ण विच्छेद करिए आप महल का। कोई शब्द आपको दिया है महल, अब इसका वर्ण विच्छेद आपको करना है। तो पहले मैं को तोड़ूंगा। मैं को कैसे तोड़ूंगा, मैं पे हलंत प्लस ए। ठीक है, प्लस। अब मैं है को तोड़ूंगा, आप कहोगे सर है के नीचे हलंत प्लस ए। क्लियर है। अब मैं ले को तोड़ूंगा, कैसे, ले के नीचे हलंत प्लस ए। ये क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। दोस्तों करना सीख गए वर्ण विच्छेद, ये तो नॉर्मल ही है, इसको कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, वर्ण विच्छेद कर सकते हो। अब मैं आपको देता हूं एक शब्द दक्ष। ठीक है, इसको तोड़कर बताइए, बहुत आसानी से बताना है। तो आप कहोगे सर पहले दे को तोड़ेंगे हम, दे के नीचे हलंत प्लस ए। अब ये बताओ मुझे, ये इसको जो तोड़ा था, मैंने आपको बताया था क्या था ये, क्या था ये बताओ मुझे, ये क्या था, संयुक्त व्यंजन। इसको कैसे तोड़ना था आपको बताया था मैंने, आपने कहा था सर कै प्लस से, इस तरीके से तोड़ना था। ठीक है, अब ये से व्यंजन तो पूरा बच गया, ये तो पूरा बच गया। ऐसे ही इसको भी तोड़ूंगा मैं, तो इसके नीचे हलंत लगाऊंगा प्लस क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ए कर दूंगा। दोस्तों ठीक है, क्लियर है, इसका वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, आपका उत्तर क्लियर है, बिल्कुल, बहुत आसानी से हम अब कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं एक और शब्द आपको देता हूं, क्लियर हो जानी चाहिए आपकी एक एक बात। ठीक है, ये मैं आपको देता हूं लहसुन। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद मैं आपसे पूछता हूं, बहुत आसानी से बताएंगे। सबसे पहले ले को तोड़ेंगे, ले को तोड़ेंगे, ले प्लस ए। और अब फिर है को तोड़ेंगे, है के नीचे हलंत प्लस ए स्वर प्लस से को मैंने बताया कैसे तोड़ना, आपको बताओ कैसे तोड़ेंगे। आपको सर से, अब ए नहीं आएगा क्योंकि से के साथ स्वर लगा है ऊ। ठीक है, से के साथ क्या स्वर लगा, ऊ स्वर लगा है, तो हम ऊ में तोड़ेंगे ना, से प्लस ऊ प्लस फिर ने को तोड़ेंगे हम, ने के नीचे हलंत प्लस ए। दोस्तों कर सकते हो या नहीं मुझको ये बताएंगे, वर्ण विच्छेद कर सकते हो किसी का भी या नहीं, अब आपको उसे कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब दोस्तों एक और देता हूँ मैं आपको शब्द कैमरा। कैमरा इसका करो, तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम क्या को तोड़ेंगे, क्या के नीचे हलंत प्लस इसके साथ क्या स्वर लगा है, ए स्वर लगा है, तो हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके साथ खुद स्वर लगा है ए। ठीक है, तो फिर दोस्तों आगे चलेंगे, फिर मैं को तोड़ेंगे, मैं के नीचे हलंत प्लस ए। फिर दोस्तों रे, रे के साथ स्वर लगा है कौन सा, आ, रा। रे के साथ कौन स्वर लगा, आ, तो इसे
रह के नीचे हलंस लगाएंगे, प्लस किस में तोड़ेंगे, आ में तोड़ेंगे दोस्तों। तो ये क्या होगा, इसका पर्ण विच्छेद हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे इतना बताएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये दोस्तों हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। मैंने पूरी कोशिश करी है दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे दोस्तों। अगर फिर भी कोई रह जाता तो आप टेंशन ना लें, एक एक क्वेश्चन जब मैं आपके 160 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा अभी ऑब्जेक्टिव दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक डाउट और रह गया था बच्चों का कि सर कुल वर्ण जो होते हैं 52 उनको और गिनवा दीजिए, ठीक है। मैंने कुल वर्ण आपको बताए थे, हिंदी में कुल वर्ण कितने बताए थे, 52, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होते हैं ये भी गिन लीजिए। सबसे पहले स्वर लिखिए प्लस अयोग बहा प्लस मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी, अच्छे से याद रखिए। मूल व्यंजन मैंने आपको बताए थे कितने, 33 बताए थे, अगर आपको याद होगी तो दोस्तों। कौन कौन से थे उसमें, स्पर्श व्यंजन 25 प्लस अंतस्थ व्यंजन 4 प्लस 4 उस, ठीक है। टोटल मिलके ये मूल व्यंजन कितने हो गए थे, 33 हो गए थे दोस्तों। प्लस द्विगुण दोस्तों प्लस संयुक्त, ये होते हैं कुल व्यंजन, ठीक है। स्वर कितने होते हैं आपको पता है, 11। अयोगबा कितने, 2। मूल व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 33। मूल व्यंजन कौन कौन से थे, स्पर्श व्यंजन 25 और अंतस्थ व्यंजन 4, 29 हो गए। और उस व्यंजन 4 कितने हो गए, 33 हो गए। मूल व्यंजन टोटल कितने, 33। द्विगुण कितने हैं, 2। और संयुक्त कितने हैं, 4। दोस्तों जब इनको टोटल आप जोड़ रहे होगे, टोटल आप इसको जोड़ रहे होगे तो कितने वर्ण आ रहे होंगे, 52 वर्ण दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, वरना अगर कोई छूट भी गया होगा तो मैं आपसे बता चुका हूँ, जब मैं 160 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ऐसा आपको कर दूंगा वर्णमाला में कि किसी भी एग्जाम में आप चले जाना, किसी भी एग्जाम में दोस्तों, कितनी भी हाई लेवल का हो दोस्तों, आपका एक सिंगल क्वेश्चन वर्णमाला से नहीं कटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। जिससे दोस्तों अच्छा लगेगा, मुझे लाइक नहीं आते दोस्तों, थोड़ा डिमोटिवेट सा हो जाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।